नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर 3। देखिए इसमें भी 50 क्वेश्चन है और प्रत्येक सेट हमारा 50 क्वेश्चन का ही होगा। हम लोग इसी तरीके से धीरे धीरे करके पूरा प्रैक्टिस सेट कर लेंगे। एक तरफ से हमारा थियरी चल रहा है और दूसरे तरफ से प्रैक्टिस सेट चल रहा है। ऐसा कहीं भी नहीं हो रहा होगा, आप कहीं भी दूसरे जगह पढ़ के देख लीजिएगा, दूसरी जगह ऐसा नहीं हो रहा होगा। और थोड़ा सा मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ क्योंकि मेंस वालों का डेट आ गया है ना, 11 अक्टूबर डेट आ गया है। तो बिहार दरोगा मेंस वालों पर थोड़ा सा मैं लगा हूँ। आप लोगों का भी डेट आ जाएगा तो आप लोगों पे मैं लग जाऊँगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना परेशान मत करिए। आप लोग बार बार कॉल करके बोल रहे हैं कि लाइव आइए लाइव आइए। लाइव में आने लगूँगा तो आपका तबीयत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप आराम से अभी पढ़िए, अभी थियरी एक तरफ से पढ़िए और एक तरफ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वेल ऑफ जस्टिस किसने स्थापित की। देखिए इसमें क्या है कि वेल ऑफ जस्टिस का मतलब है कि न्याय का जंजीर। क्या है भाई? न्याय का जंजीर। तो न्याय का जंजीर आप तो जानते ही होंगे कि यमुना नदी किनारे किसने स्थापित किया था। तो यह स्थापित किया था कौन? यह स्थापित किया था जहांगीर। कौन किया था भाई? जहांगीर। क्योंकि वो सोने की जंजीर लगाई गई थी और उस वहाँ पर मतलब एक न्याय दिया जाता था, लोगों को न्यायिक तरीके से सुनवाई की जाती थी। तो इसे ध्यान रखिएगा। 1 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 का आंसर सी बिल्कुल सही है। देखिए आप लोगों को पता नहीं होगा, मैं टारगेट रखा हूँ कि जो बिहार दरोगा मेंस वाला है, आप लोगों को नहीं, जो बिहार दरोगा मेंस एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए मैं सिर्फ 2000 क्वेश्चन का टारगेट रखा हूँ। 2000 में से आप पता कर लीजिएगा कि 70 से 80% क्वेश्चन सेट से ही आएंगे। आप लोग भी देख लीजिएगा। तो मतलब कहने का है कि भरोसा रखिए आप लोग। उसमें कोई ये नहीं है कि जितना जल्दी पढ़ेंगे उतना जल्दी होगा। बस आराम से पढ़ते रहना है। तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। देखेंगे 2 नंबर प्रश्न है कि पाकिस्तान ने लाहौर में स्थित शालीमार गार्डन या शालीमार बाग के नाम से जाना जाता है। शालीमार गार्डन किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? देखिए दोस्तों, ये जो पाकिस्तान के लाहौर में शालीमार बाग है, इसको बनवाया था शाहजहां। कौन बनवाया था? शाहजहां। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये सब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर बी बिल्कुल सही है, शाहजहां के द्वारा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 2 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 3 नंबर है कि शेर शाह ने हुमायूं को कौन से युद्ध में हराया और शेर शाह की उपाधि धारण की। मतलब कहने का है कि शेर शाह तो हुमायूं को हराया है, लेकिन कौन से युद्ध के बाद उसने शेर शाह की उपाधि धारण किया। देखिए ये पहले ही युद्ध में हरा करके शेर शाह की उपाधि धारण किया था, चौसा के युद्ध में। कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में, 1539 में जो युद्ध हुआ था उसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसमें हो जाएगा 3 का ए। तो 3 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 4 नंबर प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन को अपना दरबारी माना था। देखिए आप जानते होंगे कि तानसेन ऐसा गाता था कि ऐसा माना जाता है कि जो खिड़कियों के कांच होते थे वो टूट जाते थे, वर्षा होने लगती थी। मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि झूठ बोला जा रहा है, मतलब इस तरीके के लोगों के मन में ऐसा हो जाता था। मतलब मन मुग्ध बोलते हैं ना कि उसके गाने से लोग मन मुग्ध हो जाते थे। तो ये जो तानसेन था, बैजू बावरा था, तो ये सब एक मतलब अनोखे थे। तो इसमें अकबर ने तानसेन को दरबारी माना था। तो अकबर के दरबार में तानसेन रहते थे, 9 रत्नों में से एक थे ये। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 5 नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर चढ़ाई किया था। देखिए आप जानते होंगे कि कोहिनूर हीरा भारत से कौन लूट के ले गया है? नादिर शाह ले गया है। तो कोहिनूर हीरा भारत से नादिर शाह लूट के ले गया है, मोहम्मद शाह से छीन करके। किन से? मोहम्मद शाह से। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही भारत पर अटैक किया था। तो नादिर शाह मोहम्मद शाह ऐसे याद रखिएगा, ये जरूर आता है एग्जाम में। तो 5 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है 6 नंबर है कि अकबर के दरबार में किस नवरत्न ने साम्राज्य के वित्तीय मामलों का प्रबंधन किया है। देखिए आप जानते होंगे कि अकबर के दरबार में नवरत्न ने साम्राज्य के वित्तीय मामलों का प्रबंधन किया है। वित्तीय देखरेख कौन कर रहा था? तो वित्तीय देखरेख कौन कर रहा था भाई? टोडरमल कर रहा था। राजस्व के पद पे जो रहेगा वही वित्तीय देखरेख करेगा। तो टोडरमल ही राजस्व मंत्री था ना अकबर का। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 7 नंबर है कि भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी। देखिए फेडरल का बात किया जा रहा है कि फेडरल जो है संघ वो कहाँ से लिया गया है।
तो ये जानते होंगे संघ या महासंघ कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई, कनाडा से। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, 7 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए आपको मैं पढ़ा दूंगा, पॉलिटी में 4 वीडियो गया है अभी, बाकी का और भी वीडियो मैं उसमें दे दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस से धीरे धीरे करते रहिए, एक एक चीज़ों को भी आप देखते रहिए। जैसे महासंघ, तो महासंघ को आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि संघ या महासंघ कहाँ से लिया गया है, ये कनाडा से लिया गया है। आगे और भी जो बातें आएंगी उसको ध्यान रखना है, तब तक हम लोग थियरी में देख लेंगे इसे कि कौन कौन चीज़ें कहाँ से ली गई हैं। आगे देखेंगे, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर प्रश्न है कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। देखिए दोस्तों, जो संविधान का भाग है, भाग 1 से लेकर के भाग 1 में आप देखे होंगे कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। उसमें राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। और भाग 2 में 5 से लेकर के 11 तक है, और उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, कौन से लोग भारत के नागरिक हो सकते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है कि नागरिकता के बारे में कौन से संविधान के कौन से भाग में प्रावधान है। आप जानते हैं कि पूरे संविधान में 22 भाग हैं। अब वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं, लेकिन 22 ही माना जाता है, क्योंकि आप देखेंगे उसमें कि 9 में क जोड़ दिया गया है, 11 में, 14 में क, ऐसे करके जोड़ दिया गया है, तो कुल मिलाकर 25 हो गया है, लेकिन मूल 22 ही है, ये ध्यान रखिएगा। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, 8 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किस में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। देखिए द्विसदन पद्धति मतलब क्या होता है, जैसे 2 सदन होना चाहिए, 2 हाउस होना चाहिए। आप जानते हैं हमारे देश में भी 2 हाउस है, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। मतलब एक उच्च सदन बोल सकते हैं, एक निम्न सदन, जैसे राज्यसभा लोकसभा है। तो ये कैसे, मतलब कौन से पद्धति में ये अनिवार्य लक्षण माने जाते हैं, तो ये संघीय प्रणाली में, हमारे यहाँ भी संघीय प्रणाली लागू है, हमारे देश में भी, तो ये फेडरल में ही संभव है। तो आंसर 9 का क्या हो जाएगा, 9 का सी बिल्कुल सही है। 2 सदन होते हैं, दोनों सदन के सहमति से ही कुछ होता है। आगे देखेंगे 10 नंबर। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। देखिए दोस्तों, संविधान तो बनाने वाले थे बी आर अम्बेडकर, या संविधान का शिल्पकार या बनाने वाले क्या किनको कहा जाता है, तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। लेकिन संवैधानिक सलाहकार किनको कहा जाता है, तो वो बी एन राव को कहा जाता है। बी एन राव मतलब बेनेगल नरसिंह राव उनका नाम था। तो आंसर 10 का क्या हो जाएगा, 10 का आंसर सी बिल्कुल सही है। बेनेगल नरसिंह राव संवैधानिक सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 है कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। आप जानते हैं कि संविधान में, मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मतलब मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान का हिस्सा नहीं है ये। 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, तो ये 1976 में जोड़ा गया। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 11 का आंसर बी बिल्कुल सही है, 1976। आगे देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर है कि 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से कितने मतलब राज्य बने थे। मतलब देखिए, जब 1956 में राज्यों का पुनर्गठन होने लगा, उसके बाद जैसे होता था ना कि इसके पहले भाषाई आधार पे एक राज्य बन गया था आंध्र प्रदेश, तो सभी राज्य भाषाई के आधार पे मांगने लगे थे, लेकिन प्रशासनिक आधार पे इसे गठित किए जाने लगा। तो इसके पहले कितने राज्य थे, तो देखिए 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य थे। मतलब 14 को राज्य था और 6 को केंद्र शासित प्रदेश था जब तक भारत आज़ाद हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर 12 का सी बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। देखिए संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में 9 हैं, आप जानते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है। इसमें लक्षद्वीप तो है, अंडमान निकोबार भी है, दिल्ली भी है, मणिपुर नहीं है। मणिपुर तो एक स्टेट है, मणिपुर तो एक राज्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 14 नंबर। किस वेद में सर्वप्रथम मगध राज्य का उल्लेख मिलता है। देखिए भाई, एक बात याद रखिएगा, मगध राज्य का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिला है। कहाँ मिला है, अथर्ववेद में। तो इस टाइप के प्रश्न कभी कभार बीच में डाल दिए जाते हैं ताकि आपको समझ में ना आए, क्योंकि ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आप उसे ध्यान रखिएगा। तो अथर्ववेद 14 का आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है। अथर्ववेद में पहली बार मगध राज्य का उल्लेख मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला है 15।
15 नंबर देखेंगे कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कहाँ था। देखिए भाई, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो पूरा देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य लोग भारत आए थे, आर्यों ने ही वैदिक सभ्यता का स्थापना किया था ना भारत में, तो भारत में वैदिक सभ्यता आर्यों की ही देन है। तो वो आर्य कहाँ से आए थे, तो मैक्स मूलर ने बताया था कि ये मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 16 नंबर है कि सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था। देखिए दोस्तों, सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम था निजाम खां। क्या नाम था, निजाम खां। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था, निजाम खां था। तो लोदी वंश का शासक था ये, तो इम्पोर्टेंट है। लोदी वंश का शक्तिशाली शासक था। लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी। शक्तिशाली शासक था कौन, सिकंदर लोदी। और उसके बाद अंतिम शासक लोदी वंश का कौन था, तो इब्राहिम लोदी। बाद में वो हार जाता है पानीपत की लड़ाई में बाबर से, तो मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। तो आंसर डी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 17, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखिए तैमूर आप जानते होंगे, विकलांग जो था, वो आया था भारत पर अटैक किया था। तो तैमूर जब भारत पर अटैक किया था उस समय दिल्ली का सुल्तान था नसीरुद्दीन मोहम्मद। कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद। रट जाइएगा इसे, ये आता ही है, इसी टाइप से आता है प्रश्न। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 18 नंबर। 18 है कि किसने गज ए सिकंदरी या गज ए सिकंदर यंत्र से परिचित करवाया था। देखिए दोस्तों, भूमि मापने का एक पैमाना था गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी भूमि मापने का एक पैमाना था, और ये सिकंदर लोदी ने प्रचलन में लाया था। कौन लाया था, सिकंदर लोदी। तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। गज ए सिकंदरी कौन लाया था, सिकंदर लोदी। तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर ए बिल्कुल सही है। 19 नंबर देखेंगे कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। देखिए भाई, आप जानते होंगे कि भारत जब आज़ाद हो गया 1947 में, तो इसके बाद ही बनी होगी। तो इसके बाद सबसे पहले 1948 में भारत की पहली मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर वैली प्रोजेक्ट के नाम से बनाया गया, दामोदर नदी घाटी परियोजना के नाम से बनाया गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 19 का आंसर बी बिल्कुल सही है। ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जिसे 1948 में स्थापित किया गया। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर है कि जिस राज्य का राजकीय पक्षी हॉर्नबिल है उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। अरे यार, तो ये तो पता होना चाहिए ना कि इसका मतलब हॉर्नबिल कौन से राज्य का है। एक बार इसे देख लीजिएगा, 20 का आंसर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं खोज लीजिएगा, मुझे भी बताइएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है। देखिए भाई, भारत का जो क्षेत्रफल है ना, वो पाकिस्तान से लगभग 4 गुना ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि आप देख लीजिए कि भारत का क्षेत्रफल 32 लाख है, 32,87,000, और पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,88,000 ऐसे करके है, 8 के करीब में है। तो वो 4 गुना ज़्यादा है भारत। तो आंसर 21 का क्या हो जाएगा, 21 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान के लिए एक उदाहरण है। देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का एक उदाहरण है। तो आप गैर बैंकिंग बोल रहे हैं तो आरबीआई तो बैंकिंग है, एसबीआई भी बैंकिंग है, आईओबी बैंकिंग है, एलआईसी नहीं है। एलआईसी एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 22 का डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 23 नंबर। गॉडविन ऑस्टिन एक क्या है। गॉडविन ऑस्टिन तो एक चोटी है ना, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, 8611 मीटर ऊंचा है, जो काराकोरम पर्वत में जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा शिखर, सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 24 नंबर। पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। पृथ्वी की सबसे पतली परत देखिए, पृथ्वी में 3 भाग है, आप जानते होंगे, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो क्रस्ट, मेंटल, कोर में सबसे पतली परत कौन सा है, तो सबसे पतली है क्रस्ट। क्रस्ट को हम लोग क्रस्ट ही बोलते हैं, सियाल भी कहा जाता है उसे। तो ये सबसे बहुत पतला है, 30 किलोमीटर तक है ये। तो 24 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां का नियामक है। देखिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती है, जैसे जितना भी शेयर बाजार वाली कंपनियां होती हैं, उन सबको विनियमित करने का काम कौन करता है, नियामक उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, तो ये करता है सेबी। कौन करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है।
तो यही करता है, तो से भी आंसर इसका 25 का डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 26 नंबर। 26 है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सेकियांग कहिए चाहे यांगसी कहिए या यांगतसी कहिए, एक ही नाम है तीनों। तो यांगटी सेकियांग कहिए चाहे यांगसी नदी कहिए, ये चाइना में बहती है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी ही है। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? 26 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 27 नंबर। 27 है कि आरआरबी के स्वामित्व में कौन कौन से कार्य करते हैं। आपको देखना है कि आरआरबी किसके स्वामित्व में है, ऐसे बताना है। आरआरबी मतलब कि जो ग्रामीण बैंक होता है उसको आरआरबी बोला जाता है। तो आरआरबी किसके स्वामित्व में है? तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्रायोजक बैंक। देखिए दोस्तों, जो ग्रामीण बैंक होता है वो केंद्र सरकार के अंडर में भी होता है, राज्य सरकार के भी स्वामित्व में होता है और प्रायोजक बैंक के भी स्वामित्व में होता है। तो इसमें आंसर तीनों हो जाएगा, संयुक्त रूप से काम करते हैं ये तीनों। तो आंसर इसका डी बिल्कुल सही है। आप जानते होंगे कि पहली बार ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में की गई, इंदिरा गांधी के समय में। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 28 नंबर। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में मनाई जाती है। आप जानते होंगे कि उड़ीसा में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है, भगवान जगन्नाथ की सम्मान में निकाली जाती है। तो आंसर 28 का क्या हो जाएगा? 28 का डी बिल्कुल सही है, सी बिल्कुल सही है, भगवान जगन्नाथ। आगे देखेंगे 29 नंबर। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ कहा था। देखो तो गांधी जी ने भगवत गीता को अपनी माँ कहा था, ये पॉइंट जरूर याद रखिए। गांधी जी ने किस ग्रंथ को अपनी माँ कहा था, तो ये भगवत गीता को बोले थे। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? 29 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर है कि हैंगिंग वैली का निर्माण का कारण होता है। देखिए दोस्तों, हैंगिंग वैली को बोलते हैं लटकती घाटियाँ। लटकती घाटियाँ किससे निर्माण होती है? तो ये ग्लेशियर से बनती है। ग्लेशियर में जो बर्फ़ पिघल जाता है ना, तो एक घाटी का निर्माण हो जाता है, और घाटी का निर्माण होता है तो उसी को बोलते हैं लटकती घाटियाँ या हैंगिंग वैली बोला जाता है। तो इसमें ग्लेशियर हो जाएगा आंसर। तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 है कि दादा भाई नौरोजी स्वराज के अनुसार, दादा भाई नौरोजी के अनुसार, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिएगा, प्रश्न को सुधार लीजिएगा। दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ क्या होता है? तो देखिए, स्वराज का अर्थ होता है स्वयं का सरकार। क्या होता है? स्वयं का सरकार। तो दादा भाई नौरोजी कांग्रेस की तरफ से पहले व्यक्ति थे जो स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे, इसीलिए पूछा गया ये कि स्वराज शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है स्वयं का सरकार। तो 31 का आंसर बी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 32 नंबर। 32 नंबर है कि फ्लैश बाढ़ के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, फ्लैश बाढ़ भाई उसको बोलते हैं, फ्लैश जानते हैं ना, फ्लैश। तो फ्लैश से क्या होता है ना कि अचानक बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। अचानक बहुत ज़्यादा वर्षा होने से मतलब शहरों में, गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते अचानक ही होता है। मतलब जो अचानक बाढ़ आ जाए, गाड़ियाँ डूब जाती है जो आप खड़े किए हुए हैं बाहर, इस तरीके से एक अचानक बाढ़ आ जाना उसको थंडर स्टॉर्म कहा जाता है। तो ये थंडर स्टॉर्म से जुड़ा हुआ है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। 33 नंबर है, कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। देखिए भाई, कर्क रेखा तो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है, उसके ऊपर में नेपाल है, तो नेपाल से तो जाएगी नहीं, बांग्लादेश से होके जाती है, और चाइना से भी होके जाती है, क्योंकि चाइना म्यांमार वाले क्षेत्र में ज़्यादा नीचे तक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि नेपाल भारत से बहुत ऊपर है, क्योंकि भारत के बीचों बीच होके जाती है कर्क रेखा, तो नेपाल से जाएगी नहीं। तो आंसर 33 का क्या हो जाएगा? 33 का आंसर बी बिल्कुल सही है, नेपाल से नहीं जाती है। 34 नंबर, सर्वोदय का अर्थ क्या होता है? देखिए भाई, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था। आप जानते होंगे सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू किया गया था। और सर्वोदय का अर्थ होता है, सर्वोदय शब्द सबसे पहले महात्मा गांधी दिए थे। सर्वोदय का अर्थ होता है सभी का उदय। सर्वोदय मतलब सभी का उदय। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 34 का सी बिल्कुल सही है, सभी का उत्थान इसमें होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। संगमरमर का रूपक रूप है। संगमरमर किसको बोलते हैं? देखिए भाई, संगमरमर होता है, संगमरमर एक रूप है चूना पत्थर का। आप देखेंगे कि जो चूना पत्थर होता है वो संगमरमर में बदल जाता है। तो आप कभी चट्टान पढ़ेंगे, जियोग्राफी वाला लेक्चर जा करके पूरा देखिएगा, उसमें मैं पढ़ाया हूँ रॉक्स के बारे में, चट्टान के बारे में। तो उसमें जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, अवसादी चट्टान, वो क्यांतरित में जब बदलता है तो चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर इसी का एक रूप है चूना पत्थर का। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 36 नंबर। तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है?
देखिए भाई, तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्यौहार है पोंगल। पोंगल उत्सव वहाँ का बड़ा बड़ा फेमस है, इसे जरूर याद कर जाइएगा, ये एग्जाम में आता है। तमिलनाडु में सबसे लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है भाई? तो ये है पोंगल। तो आंसर 36 का डी बिल्कुल सही है, पोंगल। आगे है 37। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग 1916 में एक दूसरे के करीब आए थे। देखिए, आप जानते होंगे कि गांधी जी 1915 में अफ्रीका से लौट गए थे और उसके बाद 1916 में एक अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार ने उसमें अध्यक्षता की थी। तो इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग वहाँ पे एक हो गई थी। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी, उसी को लखनऊ पैक्ट कहा जाता है। और कांग्रेस भी, गरम दल वाले नरम दल वाले भी आपस में मिले थे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग जब मिली थी तो उसी को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लखनऊ में हुआ था अधिवेशन। तो 37 का आंसर सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे, 38 नंबर है, पापेटी का त्यौहार है। देखिए दोस्तों, पापेटी किसका त्यौहार है ये पूछा जा रहा है। पापेटी एक पारसियों का त्यौहार है। आप जानते होंगे नौरोज, नाम सुना है ना, नौरोज। नौरोज भी एक त्यौहार है जो पारसियों का त्यौहार है, जो बलबन द्वारा शुरू किया गया था। तो ये पापेटी त्यौहार भी ठीक वैसा ही है, ये भी पारसियों द्वारा ही मनाया जाता है। तो प से पापेटी, प से पारसिया, याद रखिएगा। आंसर 38 का क्या हो जाएगा? 38 का आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 39, लॉर्ड कैनिंग द्वारा कंपनी से क्राउन को सरकार का हस्तांतरण। आप जानते हैं कि कंपनी के अधिकार को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधिकार को 1 नवंबर 1858 को क्या कर दिया गया? पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया कंपनी के अधिकार को। और भारत की पूरी शासन व्यवस्था डायरेक्टली किसके हाथ में चली गई? तो इंग्लैंड के क्राउन के हाथ में चली गई, वहाँ के राजा के हाथ में चली गई, वहाँ की अब सरकार इसको डील करने लगी। तो ये जो हुआ था, इसका जो पढ़ के सुनाया गया था ये सब बातें, वो कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था इलाहाबाद में, उसका नाम था प्रयागराज। और उसी समय मतलब एक दिन के लिए इसे राजधानी बनाया गया था। उस समय एक दिन के लिए इसे राजधानी बनाया गया था इलाहाबाद को, तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से किस बोली में कबीर ने लिखा है? देखिए, कबीर की जो भी दोहा, कविताएं, ये सब लिखी गई है, वो किस बोली में लिखी गई है ये पूछा जा रहा है। तो ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में भाई? अवधी भाषा में। तो आंसर 40 का क्या हो जाएगा? 40 का ए बिल्कुल सही है। 41 नंबर देखेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? देखिए भाई, 3 दिसंबर 1984 की बात है। रात के समय में वहाँ से MIC गैस, मिथाइल आइसोसाइनेट का वहाँ पे रिसाव हो जाता है, जिससे बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे लोग दिक्कतों का सामना करते हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। और मतलब अभी तक कई लोग उसके प्रभावित, जो प्रभाव उसका पड़ा है उसके अभी लोग कई ग्रसित मिलते हैं। तो ये एक बड़ा खतरनाक गैस का रिसाव हुआ था वहाँ पर। तो आंसर 41 का डी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 42 नंबर, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? देखिए दोस्तों, पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में की गई थी। कब किया गया था? 1931 में। तो इसे ध्यान में रखिएगा, पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुआ था? 1931 में। तो आंसर हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 43 नंबर, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? देखिए, ये स्वाधीन भारत पूछ रहा है कि मतलब भारत स्वयं अधीन हो गया, मतलब आज़ाद हो गया। तो भारत के आज़ादी के बाद पहली बार औद्योगिक नीति 1948 में घोषित की गई थी। और बहुत सारे नियम कानून बनाए गए थे। जो लेबर काम करने वाले लोग हैं, उद्योग धंधे में जो लगे हुए हैं, उनके लिए कुछ नियम कानून तय किए गए थे। तो ये कब किया गया था? ये 1948 में किया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी बिल्कुल सही है, 1948। आगे देखेंगे 44, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, ये राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र ये हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा में कहाँ पड़ता है? तो करनाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? करनाल में। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर सी बिल्कुल सही है, हरियाणा के करनाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, मदर टेरेसा किस देश की मूल निवासी थी? देखिए, ये तो कई बार प्रश्न पूछा गया है। मदर टेरेसा कहाँ की मूल निवासी थी भाई? तो ये अल्बानिया की थी। कहाँ की थी? अल्बानिया की थी। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें 1979 में दिया गया था। और भारत रत्न से सम्मानित इन्हें 1980 में किया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अल्बानिया की थी, ये पूछा जाता है। आगे है 46 नंबर, संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सचिवालय कहाँ है? देखिए दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन है, आप जानते होंगे। और इसमें बहुत सारे देश भी शामिल है, भारत भी मेंबर बन चुका है इसका।
तो ये इसका जो सचिवालय है ये बीजिंग में है। कहाँ है? बीजिंग में है। तो आंसर 46 का बी बिल्कुल सही है, बीजिंग में है। आगे है 47 है कि प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था। देखिए दोस्तों, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, और ये सबसे पहले देविका रानी रोरिका को दिया गया था। किसको दिया गया था? देविका रानी को दिया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर है कि बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था। देखिए दोस्तों, बोफोर्स घोटाले को जांच करने के लिए, उसको पर्दाफाश करने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया था। ऑपरेशन लोटस मतलब कमल, मतलब ऑपरेशन लोटस चलाया गया था। तो इस तरीके का भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोफोर्स घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन लोटस। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 49 नंबर, अमेरिका को कनाडा से अलग करती है। देखिए, अमेरिका और कनाडा के बीच में आप विश्व ज्योग्राफी का मेरा लेक्चर देखिएगा तो मैं पढ़ाया हूँ उसमें, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उत्तरी अमेरिका महादेश में, कि जो 49 डिग्री समानांतर लाइन है, उस लाइन को ही अमेरिका और कनाडा के बीच में एक रेखा मान लिया गया है। तो ये दुनिया की सबसे सीधी लाइन दो देशों के बीच की है, और यहाँ पर विवाद बहुत कम, ना के बराबर यहाँ पर विवाद देखा गया है। विवाद होता ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर सी सही है। ये पूछा जाता है कि 49 डिग्री समानांतर कौन से दो देशों के बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। आगे देखेंगे 50 नंबर, किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। देखिए दोस्तों, ये किया गया था 1972 में, और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पहली बार संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ये 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में किया गया था। तो इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 50 का आंसर ए बिल्कुल सही है। तो यहाँ तक था आपका तीसरा सेट। फिर हम लोग चौथा सेट लेकर के आते हैं। तब तक अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए बाय।